हेलो, नमस्कार प्रिय छात्रों। अब आपका कक्षा 11वीं के अंतर्गत एंथैल्पी परिवर्तन के टॉपिक में एंथैल्पी परिवर्तन के प्रकार के अंतर्गत आपका स्वागत है। हमने कल पिछली कक्षा में कक्षा 11वीं की पिछली कक्षाओं में हमने सीपी और सीवी में संबंध पढ़ा। एंथैल्पी परिवर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि एंथैल्पी के प्रकार के अंतर्गत कितने सारे प्रकार होते हैं। हमने कुछ सम्स और नाइन्स उसके टाइप्स पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहला आपको बताया था संवहन ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा। ऐसे आपके बहुत सारे 9 टाइप्स थे। यदि हम बात करें पिछली कक्षाओं की, तो हमने पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंड सम्स रिएक्शंस हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको क्या बताना चाहते हैं, आज हम बताना चाहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन के प्रकार अर्थात डेल एच के प्रकार। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था संवहन ऊर्जा। तो आप सभी लोग टॉपिक क्या डालेंगे, संवहन ऊर्जा। क्या डालेंगे टॉपिक, संवहन एंथैल्पी या ऊर्जा। हमने आपको बताया था ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। तो आप सभी लोग को पता होगा कि एंथैल्पी के प्रकार के अंतर्गत हमने सबसे पहला बताया था संवहन ऊर्जा या संवहन एंथैल्पी। तो संवहन ऊर्जा या संवहन एंथैल्पी किसे कहते हैं, इसे तो लिखा क्या है कि जब देखो संवहन एंथैल्पी का अर्थ क्या होता है कि जब किसी अणु का फॉर्मेशन होता है, अर्थात परमाणु से जब अणु या छोटे पार्टिकल से जब बड़े पार्टिकल्स का निर्माण होता है, तो हमें एक ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो कि एक बड़े पार्टिकल्स का निर्माण करती है। तो हम इस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, संवहन एंथैल्पी। तो लिखेंगे क्या, अणु या बड़े कण का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, संवहन एंथैल्पी। तो आपको यह पता हो गया होगा कि संवहन एंथैल्पी किसे कहते हैं। अर्थात जब हम अणु का फॉर्मेशन करते हैं तो आपको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो कि छोटे अणु से बड़े अणु को बनाने के लिए आवश्यक होती है। इसे ही हम संवहन ऊष्मा कहते हैं। अर्थात यदि हमें किसी अणु का फॉर्मेशन अर्थात किसी भी अणु को यदि हमें बनाना है, किसी भी मॉलिक्यूलर को बनाना है, तो हमें जैसे यदि हम आप बात करें एक छोटे बच्चे को एक अच्छा संस्कारी बच्चा बनाना है, तो इसे बनाने के लिए आपको पता है कि उसे मारना पड़ता है, कूटना पड़ता है। तो मारने कूटने का अर्थ क्या हुआ, उसको ऊष्मा दे रहे हैं। यदि मान लो छोटे पार्टिकल्स को मान लो छोटा बच्चा है और बड़ा पार्टिकल से एक संस्कारी बच्चा है, यदि आपको छोटे पार्टिकल से बड़े पार्टिकल अर्थात बच्चे को संस्कारी बनाना है, तो आप क्या करेंगे, कूटे के बांटेंगे, हम जो कुछ भी है उसको समझाएंगे। तो आप कुछ ना कुछ अपना एक्स्ट्रा टाइम या कुछ भी आप दे रहे हैं उसको। तो इसी प्रकार आप जब छोटे पार्टिकल से बड़े पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं या परमाणु से बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं या बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो आपको कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संवहन ऊर्जा। हमें आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, प्रदर्शित करते हैं इसको कैसे, डेल एच एफ से, डेल एच एफ। तो संवहन एंथैल्पी को डेल एच एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब सुने, तो आपको इसकी परिभाषा पता चल गई होगी।
तो यहाँ पर आप एक बार और सुन लीजिए संवहन एंथैल्पी की। संवहन एंथैल्पी इस प्रकार की एंथैल्पी होती है जो कि एक अणु के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होती है, संवहन एंथैल्पी कहलाती है। और इसे डेल एफ से एच से पेपर में आपका इतने से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, और पेपर में आपको मुश्किल से की परिभाषा पूछ ले, नहीं तो पेपर में परिभाषा भी नहीं आती है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यदि आपको पता हो तो हमने आपको कुछ बताए थे इसके बारे में कि इसके बाद हमने दहन एंथैल्पी बताया था। तो इसके बाद आपका टॉपिक क्या होगा, दहन एंथैल्पी। दूसरा टॉपिक क्या होगा, अब नाम ही से हो रहा है पता कि दहन एंथैल्पी। दहन एंथैल्पी का अर्थ क्या हुआ, दहन करने से, जैसे जिस प्रकार हम अणु का निर्माण कर रहे थे परमाणु से जिस प्रकार हम अणु का निर्माण कर रहे थे तो हमें जो एनर्जी की आवश्यकता होती थी उसे हम संवहन ऊर्जा कहते थे। उसी प्रकार जब हम अणु से परमाणुओं में जाते हैं, मतलब संवहन एंथैल्पी का डायरेक्टली विपरीत वाला, कैसा कि यदि हम क्या करते हैं, यदि हम अणु से परमाणु को विभाजित करते हैं तो जो ऊष्मा की मात्रा रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, दहन एंथैल्पी। अर्थात दहन करने के दौरान जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे हम दहन एंथैल्पी कहते हैं। अर्थात जब दहन करेंगे तो उसके पहले उसकी एंथैल्पी अलग होगी और उसके बाद उसकी एंथैल्पी अलग होगी। दहन एंथैल्पी का अर्थ होता है जब हम किसी अणु को यदि परमाणुओं में विभाजित करते हैं तो हमें कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दहन एंथैल्पी। तो लिखेंगे क्या, किसी अभिक्रिया में अणु को विभाजित करने के लिए अणु, या इसको यौगिक भी लिख सकते हैं, को विभाजित करने के लिए किसी अभिक्रिया में अणु को विभाजित करने के लिए क्या क्या होता है, अणु को विभाजित करने के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे दहन एंथैल्पी कहते हैं। तो दहन एंथैल्पी एक बार से सुन लीजिए। सबसे पहले यदि आपको संवहन एंथैल्पी पता है तो आप दहन एंथैल्पी के बारे में अत्यधिक जानकारी पता कर सकते हैं। जैसे संवहन एंथैल्पी हमने बताया था, जब किसी अणु का, यदि आप जानते हैं कि यदि हम शक्कर के छोटे छोटे पार्टिकल है उससे यदि हम एक बड़ा वाला लड्डू बना लेना, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, छोटे पार्टिकल से एक बड़े पार्टिकल्स का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी हम उसे क्या कहेंगे, संवहन एंथैल्पी कहेंगे। और यदि हम अब छोटे से हम बड़े के जा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, जब हम बड़े पार्टिकल को विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमें कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसे हम दहन एंथैल्पी कहेंगे, ठीक है ना। तो दहन एंथैल्पी हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि दहन एंथैल्पी की बात हो तो दहन एंथैल्पी को किस चीज़ से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किससे किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है डेल एच सी से। यदि कोई पूछे दहन एंथैल्पी किसे कहते हैं, संवहन एंथैल्पी किसे कहते हैं, इसे किस चीज़ से प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमें आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमें फिर बताएं, ठीक है। इसके बाद जिस प्रकार यदि हम भोजन का आपको पता हो कि भोजन का हम क्या करते हैं, पकाते हैं, तो भोजन को पकाने के लिए आपको पता होगा कि ये बहुत बहुत जटिल पार्टिकल्स होते हैं। तो जब हम उसको पकाते हैं तो कोमल कोमल पार्टिकल, यानी क्या बोल सकते हैं, उसको दबने लगते हैं। जैसे चावल है, चावल को यदि हम गर्म करते हैं तो फिर दबने लगती कि नहीं दबने लगती, पहले क्या होता है, कठोर होता है, हार्डनेस होती है उसके अंतर्गत। लेकिन अब क्या होता है उसके अंतर्गत, आपको पता होगा कि सॉफ्ट हो गए जब आपने गर्म कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ, हमने जो एनर्जी रिलीज की,
नहीं तो पहले पार्टिकल और जो बाद में जो पका हुआ पार्टिकल, उसमें दोनों दोनों बहुत डिफरेंस होगा बिटवीन। तो आपको क्या होगा, दोनों जो पहले वाला चावल था और जो बाद वाला चावल, आपको दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि दोनों में एंथैल्पी परिवर्तन हो चुका है। अब कहेंगे कौन सा एंथैल्पी परिवर्तन? तो आप यदि उसे तोड़ रहे हैं तो दहन एंथैल्पी परिवर्तन हो गया, यदि आप उसे फॉर्मेशन कर रहे हैं तो संवहन एंथैल्पी परिवर्तन हो गया। ठीक है ना? दूसरा आपका हो गया। तीसरा आप लिखेंगे उदासीनीकरण एंथैल्पी। इसके बाद आप लिखेंगे क्या? उदासीनीकरण एंथैल्पी। आपके दो हो गए हैं, एक हो गया संवहन एंथैल्पी और तीसरा हो गया क्या? तीसरा कर रहे हैं हम लोग उदासीनीकरण एंथैल्पी। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। इसको क्या कहते हैं? तीसरा आ गया अपना उदासीनीकरण एंथैल्पी। सबसे पहले तो आपको उदासीन शब्द का मतलब पता होना चाहिए। आपने कक्षा 10वीं के अंतर्गत आपने न्यूट्रल का अर्थ सुना होगा। न्यूट्रलाइजेशन का अर्थ कैसा होता है कि यदि आपको पता हो कि जब हम अम्ल को अम्ल को किसके साथ मिला देते हैं? क्षार के साथ मिला देते हैं। तो आपको पता होगा कि लवण प्लस जल बनता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि हम अम्ल और क्षार को इंक्लूड करते हैं और दे आर प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन फॉर सॉल्ट्स एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब हम अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं, जैसे यदि आपको एक और चीज़ पता हो कि यदि हम धन को और ऋण को मिला देते हैं आपस में, तो ये न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। कहने का अर्थ है कि परिपूर्ण हो जाए, इस पर कोई आवेश ना बचे, यह चीज़ क्या कहलाती है? न्यूट्रल कहलाती है। जैसे यदि परमाणु जो होता है, यदि परमाणु में जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हैं, तो हम कह सकते हैं कि परमाणु उदासीन है। तो उसी प्रकार अम्ल और क्षार में जितना अम्ल है उतनी ही मात्रा क्षार की है, तो क्या कर देते हैं? एक दूसरे के प्रभावों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब यदि आपको चींटी का डंक काट लिया या मधुमक्खी ने काट लिया तो बेकिंग सोडा क्यों डाल दें? क्योंकि आपको पता हो कि मधुमक्खी के काटने से आपको मेथेनॉइक अम्ल वो छोड़ जाती है या चींटी छोड़ जाती है, तो वो होती है अम्ल। यदि आपको बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो क्षार होता है, तो वो क्या कर देता है? उसको उदासीन कर देता है, जिससे आपको दर्द महसूस नहीं होता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि उदासीन किसे कहते हैं। उदासीन का अर्थ हो गया जितना क्या होगा? अम्ल होगा उतना ही क्षार होगा, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण प्रोसेस कहेंगे। ठीक है ना? इसके बाद सुने, तो उदासीनीकरण एंथैल्पी। अब उदासीनीकरण एंथैल्पी किसे कहते हैं? तो उदासीनीकरण एंथैल्पी किसे कहते हैं? सुने, तो जब अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक क्षार द्वारा 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल द्वारा उदासीन होता है, तो अभिक्रिया के दौरान, अच्छा देखो, अब उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब उदासीनीकरण एंथैल्पी, तो उनने क्या कहा, जैसे यदि आपको पता है कि अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है? लवण प्लस जल। और यदि आपको यह पता है कि अम्ल और क्षार से मिलकर लवण प्लस जल बनता है, अर्थात एसिड एंड बेस इंक्लूडेड दे आर मेड इन लवण अर्थात सॉल्ट्स एंड वाटर, इट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है ना? इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या, उदासीनीकरण एंथैल्पी किसे कहते हैं। तो सुने, जब हम अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक तथा क्षार का 1 ग्राम तुल्यांक भाग लेते हैं, जैसे यदि आपको पता हो कि अम्ल और क्षार भाग ले रहे,
और लवण प्लस जल बना रहे। तो यदि आप लोग इफ यू आर वन तुल्यांक, यदि आप क्या करेंगे, एक तुल्यांक पार्टिकल्स लेंगे, एक तुल्यांक यदि आप अम्ल लेंगे और एक तुल्यांक क्या लेंगे, आप क्षार लेंगे। यदि आपने एक तुल्यांक क्या ले लिया, अम्ल ले लिया, और एक तुल्यांक क्या ले लिया, क्षार ले लिया, तो इस प्रोसेस के दौरान अब जो भी क्या मतलब प्रोसेस होगी, तो इसके दौरान आपको जो भी ऊष्मीय परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, ऊष्मीय परिवर्तन, इसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण एंथैल्पी। तो परिभाषा क्या लिखोगे कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार को जब हम उदासीनीकरण प्रक्रिया के दौरान गुजारते हैं, या उनका हम उदासीनीकरण करते हैं, या उनको उदासीन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, तो हमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण एंथैल्पी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परिभाषा, ठीक है। जैसे यदि एक पौगा पीओआरओ है, ठीक है, तो अगर वो उदासीन करना है, जैसे पता है वो द्विविमीय गति करता है, आपको पता होगा कि एक सड़क जा रही है, सड़क में पीओआरओ का अगर यहाँ से भी गो, यहाँ से भी, पूरे में फिरत रहे, तो अगर वो को न्यूट्रल करना है तो काट कर दो के ऊपर पानी डाल दो। न्यूट्रल अर्थात का कहलात एक नॉर्मल व्यवहार, ठीक है ना, जो किसी से हट कर ना रहे, वो न्यूट्रल व्यवहार कहलात। तो शराब पी वाले का करत है, वे तो अपने मन में जिंदगी कहते कि जिंदगी की मजा तो वे ले रहे। तो यदि आपको उनको न्यूट्रल करना है तो आप क्या करें, उस पानी डाल दें, तो जितनी चढ़ी थी उतनी उतर जाए कि नहीं उतर जाए। तो सुने, इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, आपको बता रहे थे क्या, तो उदासीनीकरण का अर्थ क्या होता है, आप उदासीनीकरण जितना, यदि आप अम्ल और क्षार को यदि हम मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है, तो इसे हम उदासीनीकरण प्रोसेस कहते हैं। यदि हम 1 ग्राम तुल्यांक तथा 1 ग्राम तुल्यांक का अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक का क्षार लेते हैं, तो इससे जो फॉर्मेशन होता है या जो भी बनता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया में जो क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण एंथैल्पी, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार को उदासीन करने के लिए, उदासीन की, देखो 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की उदासीनीकरण प्रोसेस में, करण अभिक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसे उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी कहते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा उदासीनीकरण एंथैल्पी किसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। तो 1 ग्राम तुल्यांक एसिड एंड 1 ग्राम तुल्यांक बेस, these are process or neutralization is
ड्यूरेशन एंथैल्पी परिवर्तन इज कॉल्ड उदासीनीकरण एंथैल्पी। ठीक है ना। इसके बाद हाँ, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये सवाल आ गया होगा। तो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, डेल एच और एन से। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, तीन चीज बताई। सबसे पहला संवहन एंथैल्पी, दूसरा हमने दहन एंथैल्पी, तीसरा बताया आपको उदासीनीकरण एंथैल्पी। तो संवहन एंथैल्पी हमने बताया कि जब हम अणु का फॉर्मेशन करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, तो ऊर्जा का जो होता है, क्या बोल सकते हैं, जो ऊर्जा का एंथैल्पी में परिवर्तन होता है या जो ऊर्जा का यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संवहन ऊर्जा कहते हैं। दूसरा हमने दहन ऊर्जा बताया। दहन ऊर्जा कैसे कहते हैं, जब हम जब हम क्या करते हैं, जब दहन ऊर्जा कैसे कहते हैं कि जब हम किसी बड़े पार्टिकल से को जब छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं तो जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है, हम उसे क्या कहते हैं, दहन एंथैल्पी कहते हैं। और उदासीनीकरण एंथैल्पी किसे कहेंगे, उदासीनीकरण एंथैल्पी ऐसी एंथैल्पी होती है जिसमें हम 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को लेते हैं और 1 ग्राम विलेय तुल्यांक हम किसको लेते हैं, क्षार को लेते हैं। और जो उससे उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है, इस दौरान जो उस एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे हम उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। तो हमें आशा है कि आपको संवहन एंथैल्पी, उदासीनीकरण एंथैल्पी और दहन एंथैल्पी समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप अपना अगला टॉपिक डालिए। अगला टॉपिक आपका क्या होगा, जल योजन की एंथैल्पी। किसकी, जल योजन की एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जल योजन की एंथैल्पी। जल योजन की एंथैल्पी। तो जल योजन की एंथैल्पी किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो जल योजन की एंथैल्पी हम किसे कहेंगे, जब किसी निर्जलीय लवण का 1 मोल, हाँ, जल के कुछ निश्चित अणुओं के साथ संयुक्त होकर जलीय लवण बनाता है। तो सुने, आपके पास जैसे, सुनिए, जल योजन की एंथैल्पी किसे कहते हैं, जैसे यदि आपके पास 1 मोल, 1 मोल, आपको पता है पदार्थ की मात्रा मोल होती है, पेपर में भी क्वेश्चन आता है। तो 1 मोल यदि आपके पास NaCl है, क्या है, आपके पास NaCl है, तो जल योजन की एंथैल्पी किसे कहते हैं, हम यह बताना चाहते हैं आपको। तो सुने, यदि आपके पास 1 मोल NaCl है और आपके पास क्या है, पानी है, अर्थात जल है, वाटर है, तो यू आर वन मोल इज इंक्लूडेड वाटर, देन बिकम सॉल्यूशन। जब आप 1 मोल NaCl को जल में मिला देते हैं, वाटर में मिला देते हैं, तो आपका एक घोल का निर्माण होगा कि नहीं होगा। तो यदि एक घोल का निर्माण हो रहा है, लेकिन लेना आपको कितना है, 1 मोल लेना है। इसमें लिखा क्या है कि एक ऐसा विलेय लेना है, ऐसा सॉल्यूट लेना है जो कि जल में अविलेय हो, मतलब पहले से विलेय ना हो, नहीं तो पानी में पहले से नमक घुला ही है, अर्थात निर्जलीय का अर्थ क्या होता है, निर्जलीय। आपको कैसा लेना है, निर्जलीय। तो निर्जलीय कोई भी पदार्थ हो, उसका 1 मोल आपको पानी में घोलना है। और यदि आपको पानी में घोलना है तो पानी में घोलने के बाद जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसको जल योजन की एंथैल्पी। अर्थात जल का योजन करने की एंथैल्पी। देखो, जल योजन अर्थात क्या होगा, यदि जल है तो जल में हमने नमक डाला, तो क्वेश्चन है, आपको पता लिखना कैसा है कि जब हम वाटर में अर्थात जल में जब हम निर्जलीय बाह्य पदार्थ डालते हैं, निर्जलीय अर्थात जिसमें पानी इंक्लूड नहीं रहता है,
जब हम उसको डालते हैं तो जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे हम जलीय वजन की एंथैल्पी कहते हैं। सबसे सरल बात। तो आप लोग क्या लिखेंगे, एक बार आप परिभाषा लिख ले, फिर हम आपको फिर से समझाते हैं कैसे आपको समझना है। तो लिखेंगे क्या, एक मोल, अब विलेय तो आप सभी लोग जानते हैं विलेय कैसे कहते हैं। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 12वीं में भी है। अब सुने कैसा है, सुने। जैसे जी वाटर है तो वाटर कहलाता है विलायक, सॉल्वेंट, और जो इसमें इंक्लूड होता है छोटा मोटा पार्टिकल उसको विलेय कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कैसे, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो जब आप पानी में विलेय के कितने मोल डालते हैं, 1 मोल डालते हैं। जब हम देखो लिखेंगे, जब हम 1 मोल विलेय, जो निर्जलीय लिख दो यहाँ पे, निर्जलीय अर्थात इसमें पानी इंक्लूड नहीं है, यानी NaCl के कोई पार्टिकल्स। तो निर्जलीय विलेय को जब 1 मोल विलेय जो कि निर्जलीय है को जल में घोलने पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, उसे जलयोजन एंथैल्पी कहते हैं। तो 1 मोल विलेय को, 1 मोल, अब विलेय कोई भी हो सकता है। विलेय का अर्थ, तो अब सबसे पहले आपको विलेय का अर्थ पता होना चाहिए कि विलेय का अर्थ होता है कि जो एक होता है, देखो विलयन, इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहती है। अब विलयन होता है, विलयन में आपको यह पता होगा कि एक विलेय पदार्थ होता है और एक आपका क्या होता है, विलायक पदार्थ होता है। जैसे यदि हम नमक का घोल लें तो उसमें विलेय क्या होगा, नमक होगा, विलायक होगा जल, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर, और आपको विलेय इस तरीके का लेना जो कि पानी से लिक्विड ना हो, नहीं तो आप वैसा लेने लगो, क्या बोल सकते हैं उसको आप कुछ भी, जैसे शराब, शराब देखो, अब एक बात होता है, शराब है तो आपने इसमें पानी डाला, अब इसमें शराब डाल दी, डल गई तो वह हो जाता कम नशा वाली हो जाती कि नहीं हो जाती। अब सुनो, यदि आपने इसमें डाल दी तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो होगा ये जलयोजन है ना, जल, जैसे यदि आप देखो यहाँ पर अब जल क्या हो गया, विलायक हो गया, और यहाँ पर विलेय क्या हो गया, यहाँ पर आपका विलेय क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलेय हो जाएगा शराब। तो लेकिन अपन लोग को, लेकिन शराब आपको पता है लिक्विड अवस्था में होती है, जलीय अवस्था में होती है, इसीलिए आपको इसे नहीं लेना है। आपको लेना किसे है, जो निर्जलीय है। तो 1 मोल विलेय को जब हम जल में घोलते हैं तो जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलयोजन एंथैल्पी। हमें आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं तो आपको हम बता देते हैं। इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, डेल HYD। हमें आशा है कि हमने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले आपको एंथैल्पी परिवर्तन के प्रकार के अंतर्गत हमने आपको सबसे पहले संवहन एंथैल्पी बताई, दूसरे नंबर पे हमने दहन एंथैल्पी बताई, तीसरे नंबर पर हमने आपको बताई क्या, उदासीनीकरण, और चौथे नंबर पे हमने जलयोजन एंथैल्पी बताई। इसके तत्पश्चात, ये चौथा हो गया, इसके तत्पश्चात हम आपको 5वां प्रकार क्या बताएंगे। अब अपना टॉपिक डाले 5वां प्रकार। एक होता है विलयन की एंथैल्पी।
अब विलयन की एंथैल्पी किसे कहेंगे, अर्थात सॉल्यूशन की एंथैल्पी। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो हमने आपको पिछली कक्षा में सॉल्यूशन के बारे में बताया था। तो सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जब आपको यह पता होगा कि सॉल्यूशन अर्थात विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है कि नहीं बना होता। यदि आपको यह पता है कि सॉल्यूशन विलेय तथा विलायक से मिलकर बना होता है, तो देखो जी विलयन किससे बना होता है, विलेय प्लस विलायक से। तो आपको यह पता होगा कि जो सॉल्यूशन होता है विलेय तथा विलायक से बनता है। जैसे यदि हम उदाहरण की बात हो तो क्या हो सकता है, यदि हम वाटर का उदाहरण लें, यदि वाटर में यदि हम क्या NaCl मिला दें, अर्थात H2O में यदि हम NaCl को मिला देते हैं, तो आपको पता है एक घोल प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो लिखा क्या है, अब इसकी हम परिभाषा के बारे में बता दें आपको, विलयन की एंथैल्पी की। लिखा क्या है कि अब किसी भी पदार्थ को अर्थात विलेय के, अब जो देखो यह ना तो निर्जलीय है और ना ही जलीय, ये दोनों हो सकता है, ठीक है ना। विलेय के एक मोल को, विलेय के एक मोल को विलायक में घोलने के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन की एंथैल्पी कहते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, यदि हम विलेय यहाँ पे, तो विलेय के एक मोल को, अर्थात यदि आप विलेय के एक मोल को लेते हैं और विलायक में घोलते हैं अर्थात सॉल्वेंट में घोलते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा, कुछ एंथैल्पीज परिवर्तन प्राप्त होंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, विलयन की एंथैल्पी अर्थात सॉल्यूशन एंथैल्पी इज कॉल्ड सॉल्यूशन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो विलयन की एंथैल्पी किसे कहेंगे, कि विलयन की एंथैल्पी जब हम एक मोल विलेय को यदि हम विलायक में घोलते हैं तो इसे हम विलयन की एंथैल्पी कहते हैं, जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। तो हमने आपको 5 प्रकार की एंथैल्पी बताया, इसको हम आपको बता दें कि इसको दर्शाते किससे हैं। इसे दर्शाते हैं अपन लोग, इसको AQ से दर्शाते हैं। हाँ, इसे दर्शाते हैं किसको, AQ से। अब सुने, तो हम आपको शॉर्ट रिवीजन करवा दें 5 का। सबसे पहला है संभवन एंथैल्पी, दूसरा दहन एंथैल्पी, तीसरा उदासीनीकरण एंथैल्पी, चौथा उदासीनीकरण के बाद आपका क्या होगा, जलयोजन एंथैल्पी, और पांचवा होगा आपका विलयन की एंथैल्पी। तो सुने, संभवन एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो संभवन एंथैल्पी जब हम अणु का फॉर्मेशन करते हैं तो हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, उसे हम संभवन एंथैल्पी कहते हैं। इसके तत्पश्चात दहन एंथैल्पी, दहन एंथैल्पी किसे कहेंगे, दहन एंथैल्पी आप लोग किसे कहेंगे, सुने, जब आप अणु को तोड़ते हैं अर्थात जब हम बड़े अणु से छोटे अणु को बनाते हैं तो आपको क्या होगा, आपको ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, दहन एंथैल्पी कहेंगे। अब उदासीनीकरण एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो जब हम 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार को यदि हम आपस में मिलाते हैं तो जो उदासीनीकरण की प्रोसेस होती है तो इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, उसे हम उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं।
अब जलयोजन एंथैल्पी किसे कहेंगे? तो जलयोजन एंथैल्पी इस प्रकार की एंथैल्पी कहलाती है जिसमें आपको एक मोल विलेय को, निर्जलीय विलेय को, एक मोल निर्जलीय विलेय को आपको जल में घोलने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलयोजन एंथैल्पी कहते हैं। और यदि आपको विलयन की एंथैल्पी सुनना है तो विलयन की एंथैल्पी क्या कहेंगे? आपको एक मोल विलेय को विलायक में घोलने के लिए जिस विलायक में घोलने के लिए जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम विलयन की एंथैल्पी कहते हैं। हमें आशा है कि आपको एंथैल्पी के 5 प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे और आपको जो 4 प्रकार बचे हैं वो हम आपको पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाएंगे। तो आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत था। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।